हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। तो स्टूडेंट्स, आज टर्म 1 एमसीक्यू का हम ये दो चैप्टर कवर करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी। ये एक्सरसाइज जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ में तुमको जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनकी भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस दे सकूँ। बाकी वीडियो थोड़ा लेट हो गया कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन अभी भी हमारे पास पूरा टाइम है कि हम पूरी तैयारी कर सकें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस के इज। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास वेक्टर है यहां पर 3i प्लस जे प्लस के, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर और ये दो लाइनें इज इक्वल टू अंडर रूट आई के सामने जो पहला कंपोनेंट लिखा हुआ है 3, इसका स्क्वायर प्लस लगाया, फिर जे के का जो हमारे पास कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, उसका स्क्वायर प्लस लगाया, और फिर के का कोफिशिएंट यानी तीसरा कंपोनेंट इसका भी स्क्वायर, तो अंडर रूट 11। अब मान लो हमारे पास ए वेक्टर में माइनस भी आ जाता है, जैसे 4i माइनस 2j माइनस के, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस लगाया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस लगाया, माइनस 1 का स्क्वायर यानी प्लस 1, तो ये हो गया 21। तो अब तुमने देखा यहां प्लस हो चाहे माइनस हो, क्योंकि हम कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके यहां पुट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर प्लस ही रहेगा, यहां कभी माइनस नहीं आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर है अंडर रूट 11। तो देखें कौन सा सही ऑप्शन मिलता है हमको। तो तुम देख रहे हो सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेम ऑफ द इनइक्वालिटी ए प्लस बी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी इज। तो ये इनइक्वालिटी तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, ये ना तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, और रोल्स थ्योरम और लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम तो सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के लिए हैं, क्योंकि ये दोनों थ्योरम तुम जानते हो कि कैलकुलस का हिस्सा है, डेरिवेटिव्स का हिस्सा है, ये वेक्टर का हिस्सा नहीं है। तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेम ऑफ द इनइक्वालिटी ए डॉट बी मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मल्टीप्लाइड विद मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये क्या हो सकता है। देखो मैंने पहले ही बताया कि रोल्स थ्योरम और लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो डेरिवेटिव का हिस्सा है, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी में तो प्लस लगता है, तो मल्टीप्लाई वाली एक ही रह गई, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो ये है हमारा सही ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अंडर रूट 3 ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज। तो इसको देखते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमको बता रखा है कि रूट 3a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका एक बहुत आसान तरीका यह है कि अगर ए और बी में थीटा एंगल है तो ए डॉट बी को रिप्लेस करो कॉस थीटा से, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को रिप्लेस करो साइन थीटा से, और कॉस थीटा को यहां ले जाओ
तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन अपॉन कॉस इज टेन, तो टेन थीटा √3 कब होता है, किस एंगल के लिए टेन थीटा √3 होता है, तुम सब जानते हो 60 डिग्रीज, लेकिन हमने आंसर इन टर्म्स ऑफ रेडियंस देना है, तो π/3 इज आवर आंसर। तो देखें कौन सा ऑप्शन है, π/2, π/6, π/4, π/3, डी इज आवर आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0 देन एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज। हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है यानी कि वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है यानी कि एंगल है 90 डिग्री यानी π/2। अगला क्वेश्चन, if a dot b is √3 times a cross b modulus then angle between vector a and vector b is। तो अब √3 इस तरफ आ गया, कोई बात नहीं, इधर आने दो। हमको बता रखा है a डॉट b इज इक्वल टू √3 टाइम्स a क्रॉस b। तो फिर से हम वही करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को cos थीटा से रिप्लेस किया और क्रॉस प्रोडक्ट को साइन थीटा से रिप्लेस किया। ये इस तरफ आ गया और क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इधर भेज देंगे, तो बन गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां तुम सब जानते हो स्टूडेंट्स कि 30 डिग्री पर tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होता है, जो कि π/6 रेडियंस है। तो इसमें देखें कौन सा सही है ऑप्शन है, π/2, π/6, यही है हमारा सही ऑप्शन। π/6, π/4 एंड π/3 भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। इफ a एंड b आर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू। अगर a और b ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले दो वेक्टर्स हैं, तो ट्रायंगल का एरिया होता है a क्रॉस b मॉडुलस का हाफ, ये b। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू। अब यहां पे मुझसे स्टूडेंट्स गलती हो गई, मैंने यहां पे ट्रायंगल लिख दिया जो कि आएगा पैरेललोग्राम। अब मैं पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में लिख लेता हूं, 11 GM करके हम पैरेललोग्राम लिखते हैं। अब फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को, मेरी गलती है, एक बार फिर जरा देखना कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू। देखो पैरेललोग्राम के दो अगर एडजेसेंट साइड्स के तौर पे दो वेक्टर दिए हुए हैं तो उस पैरेललोग्राम का एरिया होता है a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं एक बार जरा तुम्हें ये बना के भी दिखा देता हूं। देखो अगर हमारे पास दो एक पैरेललोग्राम है ऐसे, ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इसका एरिया होगा a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। अगर मान लो इसके डायगोनल्स हों हमारे पास ऐसे D1 D2, तो भी मैं बता देता हूं, फिर डायगोनल से जब एरिया निकालते हैं हम D1 क्रॉस D2 करते हैं और मैग्नीट्यूड करते हैं, लेकिन इसका हाफ भी करते हैं। और तुम देख रहे होगे कि ट्रायंगल अगर है हमारे पास, मान लो मैंने ट्रायंगल की दो साइड्स बता दी, ये A ये B, तो इसमें हम हाफ कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो ये हाफ क्यों है, इसका हाफ क्यों है, ये देखो ट्रायंगल का एरिया हाफ क्यों है। मैं ऐसा करता हूं, इस साइड के परपेंडिकुलर एक साइड बनाता हूं, इस साइड के परपेंडिकुलर एक साइड बनाता हूं, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, ये एक पैरेललोग्राम बन गया जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स ए बी दी हुई हैं। तो इसका जो एरिया है वो इस ट्रायंगल से तो डबल हो गया, क्योंकि ये जितना ट्रायंगल है उतना ही ये ट्रायंगल भी है, तो हाफ हट गया यहां से।
लेकिन ट्राइंगल क्योंकि हाफ हो जाता है, डायगोनल जो है किसी भी पैरेललोग्राम को एरिया वाइज हाफ करता है, हमेशा ये याद रखना। कोई भी डायगोनल पैरेललोग्राम को, चाहे ये डायगोनल चाहे ये डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम में क्या करता है, एरिया वाइज हाफ कर देता है दो ट्राइंगल्स में। तो इसलिए ट्राइंगल का एरिया हाफ होता ही है, हाफ लगाते ही हैं हम। अगर तुमको याद हो तो जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला था उसमें भी हम हाफ लगा रहे थे एरिया के ट्राइंगल में। तो अगर अब तुम्हें 3 एरिया के फॉर्मूले मैंने बताए, पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट साइड्स हो तो A क्रॉस B मॉडुलस, अगर डायगोनल्स हो तो D1 क्रॉस D2 मॉडुलस का हाफ, लेकिन अगर ट्राइंगल की 2 साइड्स दी हो तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और हाफ। चलो आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इफ वेक्टर A, वेक्टर B and वेक्टर C are 3 edges of a rectangular parallelopiped, then volume of the rectangular parallelopiped is equal to। सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड क्या होता है। देखो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, हमने एक रेक्टेंगल बनाया और इस रेक्टेंगल के फेस को लेकर अगर हम एक पाइप बना दें लंबी सी, अक्सर पाइप तुमने देखा होगा कैसी होती है, सिलिंड्रिकल टाइप होती है, मतलब सर्कुलर होती है। पाइप इस तरह की होती है, तुमने देखा होगा पानी की पाइप या कोई भी और टाइप की पाइप, सीवरेज की पाइप्स वगैरह। लेकिन अगर ये सर्कल ना होकर रेक्टेंगल बन जाए, इसका जो फेस है, तो ये कैसी लगेगी, ऐसे लगेगी। तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। अब तुम कहोगे कि ये तो सर क्यूबॉइड ही तो है, ये बिल्कुल क्यूबॉइड है, लेकिन इसको फिर हम रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास एक होता है सिलेंडर, ऐसे बनाते हैं हम, छोटी क्लासेस से बनाते आ रहे हो सिलेंडर। लेकिन अगर एक हमारे पास एक इतना छोटा सा जो सिलेंडर होता है, इतना, बस इसको क्या कहते हैं? ये मैंने क्या बनाया है, अब तुम 11th क्लास में पढ़ रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए। इसको, जिसकी थिकनेस बहुत कम है, उसको कहते हैं हम डिस्क, और इसको कहते हैं हम सिलेंडर। इसकी हाइट हम कह रहे हैं हाइट, और इसकी ये जो थिकनेस कह रहे हैं, इसकी हाइट को हम कहते हैं थिकनेस। तो ये भी हाइट है लेकिन थिकनेस कह रहे हैं, ये भी सिलेंड्रिकल शेप है लेकिन डिस्क कह रहे हैं। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें स्टूडेंट्स ये फर्क है कि इसका जो रेडियस है क्रॉस सेक्शन का R और H जो हाइट है, दोनों कंपेरेबल हैं। कंपेरेबल मतलब 2 गुना, 3 गुना, 1.5 गुना, 2.5 गुना, ऐसे। लेकिन ये डिस्क, इसका जो रेडियस है और इसकी जो हाइट है, रेडियस और हाइट या थिकनेस को हम कह देते हैं dx। तो ये कंपेरेबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर r है 10 सेंटीमीटर तो dx होगा 0.1 सेंटीमीटर या 0.2 सेंटीमीटर, यानी 100 टाइम्स छोटा हो गया हाइट रेडियस से, 100 टाइम्स, कंपेरेबल रहा ही नहीं। और ये जो सिलेंड्रिकल शेप होती है, जिसको मैं पाइप कह रहा हूं, इसको पाइप कहा हमने क्योंकि इसका जो रेडियस है और इसकी जो हाइट है, इसमें हाइट इतनी बढ़ गई कि रेडियस बहुत छोटा रह गया, मतलब 100 टाइम्स छोटा रेडियस हो गया, इतनी इसकी। तो इसकी हाइट को क्या कह देते हैं हम? लेंथ कह देते हैं। तो देखो, पाइप, सिलेंडर और डिस्क, तीनों ही बेसिक शेप तो सेम है, लेकिन फिर भी नाम अलग अलग रखे हुए हैं। कैसे? क्रॉस सेक्शन से बाकी जो हाइट या इसकी लेंथ या थिकनेस का आपस में कंपैरिजन है।
अब यहां पर क्या है, ये रेक्टेंगल जो बन गया, इसकी जो साइड्स हैं इससे कई गुना 100 टाइम्स ज्यादा बड़ी इसकी क्या है, इसकी गहराई हो गई। तुम गहराई कह सकते हो, वैसे क्या कहते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो हाइट ये है, लेंथ और ब्रेड्थ, या फिर लेंथ और ब्रेड्थ। तो ये जो लेंथ है इसकी, ये इन दोनों से कहीं ज्यादा है, इस वजह से ये पैरेललोपाइप्ड हो गया, ये क्यूबॉइड नहीं रहा। लेकिन बेसिक जो इसके प्रॉपर्टीज होंगी वो क्यूबॉइड वाली ही होंगी। जैसे वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही करेंगे, यहां पे भी और यहां पे भी वॉल्यूम निकालना हो तो हम सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसको लेंथ कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं और इसको थिकनेस कह देते हैं, और नाम भी चेंज है। ये डिस्क है, ये सिलेंडर है और ये पाइप है, ये सर्कुलर पाइप है, ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है। पैरेललो क्यों कह रहे हैं, पैरेलल वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये फेस और जो इसके पीछे ये वाला फेस चल रहा है ये पैरेलल है आपस में, ये वाला फेस और जो पीछे ये वाला फेस है ये पैरेलल है, तो आपस में पैरेलल चल रही हैं ये सारी वॉल्स, जो कि क्यूबॉइड का बेसिक ट्रेट भी होता है। तो आई थिंक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड का मीनिंग मैंने समझा दिया है, तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। और इसको क्यूबॉइड क्यों नहीं कहते, मैंने एक सिलेंडर का एग्जाम्पल लेकर तुमको वो भी समझा दिया। तो क्यूबॉइड हो चाहे रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड हो, इसका जो वॉल्यूम है वो कैसे देखते हैं। देखो, वेक्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये सी वेक्टर हो गया, 3 एजेस ऑफ द क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। तो इसका जो वॉल्यूम है वो हम कैसे देखते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मदद से। और वो कैसे निकलता है, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से शो किया जाता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। ये A1 A2 A3 क्या है, A वेक्टर के कंपोनेंट्स, B1 B2 B3 B वेक्टर्स के कंपोनेंट और C1 C2 C3 C वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो तीनों वेक्टर्स, पहले ये लिखा है तो पहली रो इस वेक्टर की, फिर दूसरी रो इस वेक्टर की, फिर तीसरी रो इस वेक्टर की। इस तरह से हम इसे जो सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा वो हमें क्या बताएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। तो फॉर्मूला ही है, इसको याद करना है। और देखो हमारे पास आंसर डी है। ये तो सारे यूं ही बनाए हुए ऑप्शंस हैं, गलत ऑप्शंस हैं। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए 3i माइनस जे माइनस 5 के ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू i प्लस 4j माइनस 3 के इज इक्वल टू ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन, इसका क्या फॉर्मूला है देखते हैं जरा। ये पेज पलटते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर, ये याद रखना, किस वेक्टर का किस वेक्टर पर प्रोजेक्शन देखना है, उसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय जिस वेक्टर पर है प्रोजेक्शन उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पर हमारे पास वेक्टर ए कितना है, 3i माइनस जे माइनस 5k, और वेक्टर बी हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में i प्लस 4j माइनस 3k। तो सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। a डॉट बी इज इक्वल टू, देखो i वाला कंपोनेंट i वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस j वाला कंपोनेंट j वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा -4, प्लस k वाला कंपोनेंट k वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15। तो ये आ गया 3 माइनस 4 प्लस 15, तो ये आ गया 14। अब b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो 25 26, ये आ गया √26। तो प्रोजेक्शन कितनी हो गई, 14 अपॉन a डॉट बी अपॉन दिस √26। तो देखें जरा कौन सा सही ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको।
0 नहीं है, 7 नहीं है, 14/√30 नहीं है, 14/√26 सही ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं 11th, इफ वेक्टर ए इज 7i - 4j + 3k देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू। देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट करना है। अभी तो मैंने बताया तो तुम सही आंसर ले सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 12, इफ वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर देन इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। तो एक बात देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड क्यूबॉइड की शेप का होता है, हम छोटा भी बना सकते हैं। तो ये 3 हमारे पास वेक्टर्स इसकी एजेस के तौर पर हैं। अब मान लो ये जो वेक्टर ए है ये बी और सी जिस प्लेन में है उसी प्लेन पर हो इस तरह से, तो इसकी हाइट तो हुई नहीं। ये जब हाइट गेन ही नहीं की पैरेललोपाइप ने तो इसका वॉल्यूम जो है वो तो 0 रहेगा। तो ये कोप्लेनर भी रहेंगे, बी और सी जिस प्लेन में है उसी प्लेन में वेक्टर ए होगा, तो हाइट तो अटेन की ही नहीं। इसको हम इस तरफ मोड़ दें यहां पे लाके, तो ये ऊपर तो उठा ही नहीं, इसने स्पेस तो गेन की ही नहीं, तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो कोप्लेनर वेक्टर्स की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है, यानी कि अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो 0 होती है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स कैसे होते हैं, जिनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो। तो हम देखें जरा सही आंसर कौन सा है। सही आंसर हमारे पास बी है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 0। ये और ये गलत ऑप्शंस हैं। तो ये मैंने कुछ वेक्टर के क्वेश्चन बनाए थे अपने आप। तो वेक्टर के क्वेश्चन जितने भी मैं सोचता हूं कि बोर्ड की तैयारी के लिए ज़रूरी हैं वो इस टाइप के ही हैं। अब इन क्वेश्चंस में तुम्हें नंबर चेंज करके आ जाएंगे और ये तो फॉर्मूले ही हैं, ये ज़रूर तुम याद कर लो कि कौन सी कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है और कौन सी ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। और ये कुछ क्वेश्चंस जितने भी हैं, हाँ ये आ सकता है कि ए डॉट बी, तुम्हें ये क्वेश्चन आ सकता है कि इफ, जैसे कि यहां पर आया था कि वेक्टर ए इज दिस बी इज दिस देन ए डॉट बी इज, तो यहां पे प्रोजेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है, ए डॉट बी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैग्नीट्यूड के लिए अलग अलग ढंग से, जैसे यहां पर मैग्नीट्यूड ए का सिंबल दे दिया और जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने लिखा ही था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ए डॉट बी वैल्यू फाइंड करना या इस तरह के क्वेश्चनों से ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन बोर्ड के लेवल पर तो एटलीस्ट नहीं आएंगे। तो टर्म 1 का जो तुम्हारा हो रहा है, तो अब हम प्रोबेबिलिटी की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13, प्रोबेबिलिटी। इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं वो ऐसे इवेंट होते हैं जो इकट्ठे कभी हो ही नहीं सकते। तो ये गलत है, ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला है। ये भी गलत है क्योंकि दो पॉजिटिव क्वांटिटीज प्लस होके कभी भी 0 नहीं आ सकता, और प्रोबेबिलिटीज तुम जानते हो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, और यूनियन तो हमेशा कभी भी 0 नहीं आएगी। अगर यूनियन ही 0 है तो इसका मतलब ए और बी इवेंट्स भी नहीं होंगे, 0 है, इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं दोनों ही। तो हमारे पास डी ऑप्शन बचा, और वो ठीक इसलिए भी है कि ए इंटरसेक्शन बी यानी एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो एक साथ कभी हो ही नहीं सकते। तो अब आते हैं हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 पे। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन, एंड ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता दी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दी 3/8, देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज। इंडिपेंडेंट इवेंट स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसमें ये वाला फॉर्मूला चलता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके आती है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/18, 3/16। दोबारा याद कर लो,
If A and B are independent events, then P of A intersection B is P of A into P of B. Question number 15. If P of A is 1 by 2, P of B is 3 by 8 and P of A intersection B is 1 by 5, then P of B upon A is equal to, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या बता रखा है, हमको कहा हुआ है P of A 1 by 2, P of B is 3 by 8 and P of A intersection B, this is 1 by 5. तो P of B upon A, तो B अपॉन A का फॉर्मूला होता है P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of A। जो यहां पर नीचे है वही यहां पर नीचे रहेगा। इस फॉर्मूले को याद करने का बड़ा आसान तरीका है। तो P of A इंटरसेक्शन B इज 1 by 5 डिवाइडेड बाय P of A कितना है 1 by 2, तो दिस इज 2 by 5। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, देखो 2 by 5 A पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16. If P of A is 1 by 2, P of B is 3 by 8, where A and B are independent events, then P of A intersection B is, ये तो तकरीबन रिपीट ही हो गया हमारा क्वेश्चन, 3 by 16 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 by 16। क्वेश्चन नंबर 17. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर ऑन बोथ डाइस ऑन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाई इज, दो जब हम डाई थ्रो करते हैं तो क्या क्या आउटपुट्स आते हैं, देखो 1 1 1 2 1 3 करते करते 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन 2 6, और इस तरह से कितने आउटकम्स होते हैं 6 1 6 2 और करते करते 6 6। तो ये सारे 36 आउटकम्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कि दोनों डाइस पर, क्वेश्चन क्या है, दोनों डाइस पर इवन प्राइम नंबर। देखो इवन प्राइम नंबर तो एक ही है स्टूडेंट्स 2, ये इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। एकमात्र इवन नंबर जो प्राइम नंबर है वो 2 है, वरना और कोई भी नंबर जो इवन नंबर है वो प्राइम नहीं होता, क्योंकि वो 2 के टेबल में तो आ ही जाता है। तो दोनों डाइस पर 2 आए, एक ही ऑप्शन हमारे पास है कि दोनों डाइस पर 2 आए, तो 1 by 36 इज द आंसर। तो कौन सा सही आंसर है देखें जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर ऑन बोथ डाई 1 by 36। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18. P of A is 1 by 2, P of B is 3 by 8, P of A union B is 4 by 5, यूनियन दिया हुआ है इसमें याद रखो। देन P of A upon B is, A upon B के लिए A इंटरसेक्शन B चाहिए और A इंटरसेक्शन B इसको फॉर्मूले में डाल के होगा। और कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, देखो तुमने पिछली क्लास में भी किया हुआ है, P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए तुमने सेट थ्योरी में भी किया है। तो हमें कह रखा है P of A अपॉन B और उसके लिए हमें P of A इंटरसेक्शन B चाहिए। तो P of A यूनियन B कितना दिया हुआ है 4 by 5, P of A कितना बता रखा है 1 by 2 और P of B 3 by 8 माइनस P of A इंटरसेक्शन B। तो ये इधर ले जाते हैं हम, प्लस में हो जाएगा P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1 by 2 प्लस 3 by 8 माइनस 4 by 5। तो 8 5 और 2 का जो हमारे पास एलसीएम है वो 40 आ जाएगा। तो 1 की जगह क्या आएगा 20 प्लस 3 की जगह क्या आएगा 15 माइनस 4 की जगह क्या आएगा 32। तो देखो फिर 35 माइनस 32 अपॉन 40 मीन्स 3 अपॉन 40। तो P of A इंटरसेक्शन B हो गया 3 by 40 और हमने फाइंड आउट करना है P of A अपॉन B। तो P of A अपॉन B कितना हो जाएगा, इंटरसेक्शन 3 by 40 ऊपर
और जो यहां नीचे है बी, ये प्रोबेबिलिटी नीचे, तो 3 से 3 कैंसिल, 8 ऊपर चला गया, 8/40 यानी कि 1/5। तो देखें जरा सही ऑप्शन हमारे पास कौन सा बन रहा है, 1/5, ए पार्ट इज द आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इफ ई इज एनी इवेंट देन पी ऑफ ई बिलोंग्स टू द इंटरवल। देखो कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही हो सकती है, और 0 और 1 भी होती है, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल 0-1, ओपन इंटरवल 0-1 नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल में 0 और 1 दोनों ही शामिल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहती है किसी भी इवेंट की। अब क्वेश्चन नंबर 20, इफ P ऑफ E इज 5/7 देन P ऑफ नॉट E इज। देखो किसी भी अगर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो, तो 1 - 5/7, 1 - 5/7 करोगे तो 2/7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अ कॉइन इज मार्क्ड विद हेड ऑन बोथ साइड्स। देखो अब ये शोले वाला कॉइन है जो अमिताभ बच्चन के पास था। कॉइन इज मार्क्ड विद हेड ऑन बोथ साइड, दोनों कॉइन्स, दोनों तरफ कॉइन के हेड ही है, यानी टेल है ही नहीं। देन ऑन टॉसिंग द कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज। देखो तुमने शोले अगर पिक्चर देखी है तो उसमें भी देखा होगा कि कभी टेल आया ही नहीं, क्योंकि टेल था ही नहीं। जब टेल था ही नहीं तो टेल आएगा ही नहीं, और जो इवेंट इम्पॉसिबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो गेटिंग टेल इज 0। और यहीं पे अगर क्वेश्चन बनता कि देन ऑन टॉसिंग द कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज, हेड आने की तो प्रोबेबिलिटी 100% है क्योंकि दोनों तरफ हेड है, तो उस केस में आंसर 1 होता। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, एंड मेरे से गलत हो गया, आएगा यहां पे, अ क्वीन ऑन ड्रॉइंग 1 कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इज। देखो अगर तुम इस प्लेइंग कार्ड्स के बारे में नहीं जानते तो मेरा जो +1 में एक वीडियो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर की प्लेलिस्ट में, वो तुम जरूर देखना। उसमें मैंने प्लेइंग कार्ड्स दिखाए भी हैं, और +1 में भी है, +2 में भी किया था मैंने जो वो बनाई हुई है प्लेलिस्ट, उसमें तुम्हें दिखेगा कि मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया था। यहाँ पे प्लेइंग कार्ड सारे के सारे शो किए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि क्वींस जो होती हैं वो 4 होती हैं। 52 कार्ड्स में 4 क्वीन होती हैं, तो अगर एक कार्ड हम निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्वीन की हुई 4/52, तो 4/52 होता है 1/13। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन अ लीप ईयर इज। लीप ईयर, देखो इस बात को समझना, लीप ईयर में क्या होता है। देखो हमारे पास 7 डेज होते हैं इन अ वीक, और कितने वीक होते हैं एक साल में, 52। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 364, जबकि हमारे साल में दिन कितने होते हैं, 365, यानी कि 7 × 52 + 1 डेज होते हैं हमारे किसी भी ईयर में, नॉन लीप ईयर में। हम नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चन लीप ईयर का है तो चलो हम लीप ईयर की बात करते हैं। 366 यानी एक प्लस और हो गया, +2। तो अब ये तो कंप्लीट हफ्ता हो गया, यानी कि संडे टू सैटरडे कंप्लीट 52 टाइम्स। अब ये 2 हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं। मान लो ये एक अगर पहला मंडे हुआ तो दूसरा क्या होगा, ट्यूसडे होगा। अगर मान लो पहला ट्यूसडे हुआ तो दूसरा क्या होगा, वेडनेसडे होगा। अगर पहला वेडनेसडे हुआ, पहला कैसे, मतलब इन 2 जो डेज में अगर पहला डे मंडे होगा तो अगला ट्यूसडे होगा। अगर इन 2 में पहला ट्यूसडे आ जाएगा तो अगला वेडनेसडे होगा। ऐसे ही वेडनेसडे थर्सडे, फिर अगर पहला थर्सडे हुआ इनमें 2 दिनों में तो अगला फ्राइडे होगा। फिर अगर पहला फ्राइडे हुआ तो अगला सैटरडे होगा।
और अगर पहला सैटरडे हुआ तो अगला संडे होगा, और पहला अगर संडे हुआ तो अगला मंडे होगा। यानी कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 केसेस में कोई भी एक केस प्रेजेंट होगा हमारे लीप ईयर में। तो देखो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कहां पर हैं? 53 मंडेज, मंडे की बात हो रही है, तो एक यहां आया एक यहां आया, यानी कि 7 में से 2 ऐसे केसेस हैं जहां पर हमें 53 मंडेज मिल सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, 2/7 इज आवर आंसर। तो 2/7 दिस इज आवर आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन अ नॉन लीप ईयर। देखो अगर नॉन लीप ईयर होंगे तो 365 डेज होंगे, यानी कि 7 × 52 + 1, यानी कि अगर हम इसको हटा दें तो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी एक हो सकता है। तो ये कितने ऑप्शंस हैं? ये हैं 7 ऑप्शंस, और मंडे एक ऑप्शन में आ रहा है, तो 1/7। तो नॉन लीप ईयर में 53 मंडेज हों, ट्यूसडे हों, कोई भी डे हो, प्रोबेबिलिटी सबकी एक ही रहेगी, 1/7। यहां पर भी मंडे की जगह कोई भी और डे आ जाए, 2/7 लीप ईयर में 53 मंडेज या ट्यूसडे लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी यही रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 25, इफ ई इज एनी इवेंट देन पी ऑफ नॉट ई बिलोंग्स टू द इंटरवल। देखो इवेंट कोई भी हो, उसके होने या ना होने दोनों की ही प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहती है। क्यों? क्योंकि ये भी प्रोबेबिलिटी ही है, ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी भी तो प्रोबेबिलिटी ही है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी ऑलवेज। जो हमारा फॉर्मूला है वही हमको ये कहता है। कैसे? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सोचो कि फेवरेबल आउटकम्स टोटल से तो कम ही होंगे। अब यहां पर m/n आंसर आ रहा है, जहां पर m जो है वो <= n रहेगा हमेशा। और m और n क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं आउटकम्स, तो ये 0 के बराबर और होल नंबर है, क्योंकि हाँ कम से कम ये हो सकता है कि कोई भी फेवरेबल आउटकम हमें ना मिले। तो m जो है वो 0 और n के बीच में रहेगा। अब तीनों को हम क्या करते हैं? n से डिवाइड कर देते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है देखो वो 0 और 1 के बीच में ही रहती है हमेशा, चाहे किसी। अब देखो अगर p ऑफ नॉट e हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 1 - p ऑफ e। तो 1 में से माइनस कर रहे हैं हम 1 या उससे छोटा नंबर, तो आएगा भी तो 1 से छोटा ही नंबर हमेशा, और ऑब्वियसली 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि 1 से छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं, इसलिए 0 से तो बड़ा रहेगा। तो इसलिए p ऑफ e हो चाहे p ऑफ नॉट e हो, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहता है। अब आगे देखो, इफ s w1 w2 w3 w4 w5 इज अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस है ये, यानी कि ये आउटकम्स हैं किसी भी एक हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के। तो इनमें से कौन सी चीज ठीक है? तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स सी पार्ट इज द आंसर। क्यों? क्योंकि ये सैंपल स्पेस के जितने भी इवेंट्स हैं उन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी लेके अगर हम प्लस करेंगे तो हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। अब सैंपल स्पेस क्या है और ये हमारे ये W1 W2 और ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इसके बारे में अगर जानना हो तो +1 क्लास के प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है वो जरूर देखना। फर्स्ट सेकंड वीडियो में मैंने सारा यही एक्सप्लेन किया है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मुझे पता लग सके मेरी पहुंच कितने स्टूडेंट्स तक है। और अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में 1 to 5 के स्केल पर रेटिंग ज़रूर देना इस वीडियो को कि कहाँ तक तुम्हें समझ में आया।
वैसे जब अच्छी रेटिंग मिलती है 5 तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जो कमेंट करते हैं वो 5 या 5 से ऊपर करते हैं, तो मुझे ये देखकर खुशी मिलती है कि तुमको समझ में आया, मेरा एफर्ट तुम तक पहुंच रहा है, यानी मेरा जो एम है कि मैं तुम्हें इन वीडियोस के थ्रू कंसेप्ट समझा सकूं, वो तुम समझ रहे हो, और यही मेरी सेटिस्फेक्शन है। और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर तुम मुझे दे सकते हो। तो कमेंट करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी प्लीज़ मत भूलना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, अगर 3 कॉइन्स एक बार टॉस किए, देन गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड्स इज, कम से कम एक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखें जरा, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 3 कॉइन्स जब टॉस करते हैं तो आउटकम क्या क्या आते हैं? मैं नंबर बना लेता हूं, मैं सारी की सारी सैंपल स्पेस बना लेता हूं, देखो, और ये भी हो सकता है। अब लेकिन साथ में ये जो एक टी है, यहां मैंने 3 हेड, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, लेकिन ये एक टेल जो है वो ट्रैवर्स करेगा, कैसे? वो यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, तो एक टेल के तीनों केसेस हो गए। अब एक हेड, ये भी तो आगे आगे आ सकता है, तो एक हेड के 3 केस कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे, देखो, तो 3 हेड हो गए, 3 टेल हो गए, एक टेल हो गया तो इसके भी हमने 2 केस और लिख लिए, 3 केस हो गए, और एक हेड के भी 3 केस हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स टोटल है। अब क्वेश्चन क्या था, देखें जरा, क्वेश्चन था गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड्स। एटलीस्ट 1 हेड कहां कहां आया? एग्जैक्टली 1 हेड देखें जरा, 1 2 3, एग्जैक्टली 1 हेड यहां आया। कम से कम एक हेड का मतलब है कि चाहे 2 आए हेड, चाहे 3 आए हेड, हम इसको कम से कम एक हेड में आए काउंट करेंगे, क्योंकि देखो इसमें हम क्या कहेंगे, कम से कम एक हेड तो है ही, कम से कम एक हेड है, कम से कम एक हेड है, इसी में सिर्फ एक ही आउटकम है जिसमें कम से कम एक हेड भी नहीं आया, तो ये 7 आउटकम्स हो गए हमारे फेवरेबल, तो 7/8 इज आवर आंसर। 7/8 कौन सा है? बी पार्ट। एक और बात बता देता हूं स्टूडेंट्स, एटलीस्ट और एटमोस्ट 2 केसेस होते हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट। तो एटलीस्ट में ऊपर वाले केसेस भी काउंट होते हैं और एटमोस्ट में डाउन वाले केसेस भी काउंट होते हैं। इसको तुम याद कर लोगे, ये दिमाग में बिठा लोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। एटमोस्ट, अब देखो एटमोस्ट का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें एटमोस्ट कितने मार्क्स आ सकते हैं किसी के? 100 एटमोस्ट, तो 99 मार्क्स आएंगे तब भी तो एटमोस्ट 100 ही है, और 100 से कम नंबर भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं, 1 2 ऐसे करते करते 50 मार्क्स आ सकते हैं, 60 मार्क्स आ सकते हैं, 79 आ सकते हैं, 81 आ सकते हैं। तो एटमोस्ट में सारे नीचे वाले केसेस शामिल होते हैं। और एटलीस्ट अगर कोई 100 मार्क्स का पेपर है तो पासिंग मार्क्स क्या है? 33, तो पास होने के लिए एटलीस्ट 100 मार्क्स चाहिए, तो 33 नंबर वाला तो पास है ही, 34 वाला भी पास है, 35 वाला भी पास है, और इसी तरह करते करते 100 वाला भी तो पास ही है। तो एटलीस्ट वाले केस में ऊपर वाले केसेस भी काउंट होते हैं और एटमोस्ट में नीचे वाले केसेस भी काउंट होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 3 रेड बॉल्स, 4 व्हाइट बॉल्स एंड 7 ब्लू बॉल्स इन अ बैग। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल इज, अब व्हाइट बॉल कितनी है? 4 है, और टोटल बॉल्स कितनी है? 3 + 4 7, 7 + 7 14, तो 4/14। अब 4/14 कितना होता है स्टूडेंट्स? 4/14, ये 2 से कैंसिल होगा, 2/7, तो प्रोबेबिलिटी इज 2/7, ए इज आवर आंसर। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 3 रेड बॉल्स, 4 व्हाइट बॉल्स, 7 ब्लू बॉल्स इन अ बैग। ठीक है, मैंने 3 4 7 सेम रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है और ये अलग अलग नंबर्स के साथ आ सकता है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज, अब देखो ग्रीन बॉल तो इनमें इस बैग में ही नहीं है,
रेड वाइट ब्लू हो गया, ग्रीन बॉल तो है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? इम्पॉसिबल इवेंट है, ग्रीन बॉल कैसे निकाल सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि उनके इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों का मल्टीप्लाई हुआ करता है। तो आज का ये मैं वीडियो यहां खत्म कर रहा हूं। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट में रेटिंग देना भी प्लीज मत भूलना। आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करो। हैव अ नाइस डे।